क्या मतलब बिट्टी बहू मिल नहीं रही? ऐसे अचानक से वो कैसे गायब हो सकती है? और नहीं तो क्या। अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो अपने माई बापू के घर गई हो। नहीं अम्मा, वो वहां पर भी नहीं है। हम गए थे वहां पर वहां पर भी ताला लगा हुआ था। हे राम जी, बिट्टी बस सही सलामत हो। तभी वहां पर बलवंत के आदमी आते हैं। साहब, वो आपकी बहू और उसके माई बापू, उन तीनों को गांव की सीमा के पार जाते हुए देखा गया। हमारे दूसरे आदमी उन्हें पकड़कर ला ही रहे हैं। या ये खबर सुनकर सभी चौंक जाते हैं और थोड़ी ही देर में उदय, शारदा और बिट्टी तीनों वहां पर आ जाते हैं। तभी बलवंत उदय को खूब सुनाता है। क्यों रे नालायक, कहाँ चला गया था तू अपनी बेटी को लेकर इस गांव से? और हम सबसे दूर भागने की फिराक में था क्या? हाँ? नहीं साहब, वो वो मैं बता, आज तो तेरी चमड़ी ही उधेड़ के रख दूंगा। म- माफ कर दीजिए साहब, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। बिट्टी अब आपकी अमानत है साहब। अब माफी मांगने से कोई फायदा नहीं। आज तूने जो किया है वो फिर से ना करे, इसीलिए तुझे कोई बड़ी सजा देनी पड़ेगी। ओए, मारो इसे, और तब तक मारते रहो जब तक इसकी अकल ठिकाने पर ना आ जाए। साहब, नहीं साहब, नहीं, मत मारो मेरे बापू को, छोड़ दो उन्हें। कि तभी रणवीर आकर उन्हें रोक लेता है। रुक जाओ, इन्हें मत मारो। गांव से भागने का सुझाव इनका नहीं था, बल्कि मेरा था। क्या? हाँ, मैंने ही बिट्टी और उसके माई बापू से कहा था कि ये गांव छोड़कर दूर पहाड़ों के पार वाले गांव भीमपुर चले जाओ, ताकि बिट्टी आपके हाथ ना आ पाए और ना ही उसके माई बापू। मैं बिट्टी को यहाँ पर रहकर परेशान होते हुए नहीं देख पा रहा था, इसीलिए मैंने ये सब किया। रणवीर, ये तूने सही नहीं किया। अब तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब तो ये लड़की चाहकर भी कहीं नहीं जा पाएगी, क्योंकि अब मैं इसके साथ पहले से भी ज्यादा सख्ती से पेश आऊंगी। बहुत पर निकल आए हैं ना तुम दोनों के, जो अपनी मन की कर रहे हो, और वो भी हम बड़ों की नाक के नीचे। फिर बलवंत रणवीर को खूब मारता है और उदय और शारदा को अब दूसरे गांव में भेज दिया जाता है, जिस कारण बिट्टी अब और दुखी हो जाती है। फिर रात में, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कारण आपको काका ने कितना मारा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बिट्टी, तो तुम मुझसे माफी मत मांगो। ठीक है जी, लेकिन काका ने मेरे माई और बापू को मुझसे अब बहुत दूर भेज दिया, तो अब मैं उनसे कभी मिल भी नहीं पाऊंगी। अरे क्यों नहीं मिल पाओगी? मैं हूं ना, मैं तुम्हें तुम्हारे माई बापू के पास लेकर जाया करूंगा। जब जब तुम्हें उनकी याद आए तुम मुझे बता देना, ठीक है ना? ठीक है जी, मैं आपको बता दूंगी। वैसे बिट्टी, मुझे तुम जी जी कहकर मत बोलो, बल्कि तुम तो मुझे सखा कहकर पुकारो। हम दोनों का रिश्ता दुनिया के लिए पति पत्नी का है, लेकिन आपस में तो हम दोनों अच्छे दोस्त हैं ना? क्यों मेरी प्यारी सखी? हाँ सखा, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं अम्मा और काका के सामने आपको जी ही कहकर पुकारूंगी, वरना वो दोनों तो मुझे फिर से डांटेंगे। हाँ बिट्टी, कोई बात नहीं। इस तरह रणबीर और बिट्टी के बीच अब एक प्यारी सी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। फिर एक दिन जब वट पूर्णिमा का त्योहार आता है, तभी अम्मा बिट्टी को व्रत रखने के लिए कहती है। क्या? लेकिन अम्मा, मैं दिन भर भूखी प्यासी कैसे रह सकती हूँ? रहना पड़ेगा, क्योंकि ये व्रत एक वैवाहिक जीवन के लिए और हर सुहागन के लिए बहुत मायने रखता है। इसीलिए हर सुहागन की तरह तुम भी अपने सुहाग के लिए निर्जला उपवास करोगी। कविता बहू, इसे भी इसकी पूजा की सामग्री दे दो। और हाँ, इसके साथ बैठकर तुम दोनों सावित्री और सत्यवान की कथा का पाठ पढ़ो। ठीक है अम्मा।
लेकिन अम्मा, मुझे तो अभी से भूख और प्यास लगी है और मैं इस समय नाश्ता करती हूँ। मेरे पेट में तो चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। खाने दो ना अम्मा, या फिर कम से कम पानी तो पीने दो। हाँ माँ, बिट्टी की ये सब करने की उम्र थोड़ी ना है। इससे ये इतना कठिन व्रत नहीं रखा जाएगा। एक बार मैंने कह दिया ना, तो ये व्रत इसे रखना ही पड़ेगा। सावित्री ने भी सत्यवान के लिए रखा था। हर पत्नी का यह फर्ज होता है कि अपने पति के लिए यह व्रत रखना और उसकी खुशियों की कामना करना। पर अम्मा, अगर हर पत्नी ये व्रत रखती है तो पति क्यों नहीं रखता? मेरी माई हमेशा वटवृक्ष की परिक्रमा करती है, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी आदमी को वृक्ष की परिक्रमा करते हुए देखा ही नहीं। ऐसा क्यों अम्मा? हर त्याग एक औरत को ही क्यों करना पड़ता है? हाँ माँ, बिट्टी बिल्कुल सही कह रही है। अरे चुप बैठ लड़की। ओए तू भी लल्ला, हमेशा इसकी हाँ में हाँ मत मिलाया कर। इसे ये व्रत रखना होगा मतलब रखना होगा, बात खत्म। अब बेचारी बिट्टी को ना चाहते हुए भी वट सावित्री का व्रत रखना ही पड़ता है। लेकिन 3 घंटों के बाद अचानक से उसे बहुत भूख लगती है और उसे काफी कमजोरी भी आती है। तभी रणवीर चुपके से उसके लिए कुछ खाने को लेकर आता है। ये बिट्टी को बहुत पसंद है और इसे खाकर तो उसकी सारी कमजोरी मिट जाएगी। अरे लल्ला, तू कहाँ से आ रहा है और ये हाथ में क्या छुपा रहा है? दिखा मुझे। कुछ भी तो नहीं अम्मा, वो तो। फिर अम्मा रणवीर के हाथ से वो छीन लेती है। अरे ये तो वही पदार्थ है जो उस बिट्टी को बहुत पसंद है। इसका मतलब तू छुपके से उसे खाना खिला रहा था, हैं? अरे नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मैंने अपने लिए लाया है और मैं ही इसे खाने वाला हूँ। मुझे तो तुझ पर रत्ती भर का भी भरोसा नहीं रहा। अब तो मैं उस बिट्टी पर दिन भर नजर रखूंगी। मैं भी देखती हूँ कि कैसे वो कुछ खाती पीती है। अरे अम्मा, ऐसा मत कीजिए उसके साथ। अभी तक आधा दिन भी नहीं बीता है और वो इतने कमजोर पड़ गई है। हाँ, वो मेरी बीवी है, लेकिन आप उसकी उम्र के बारे में भी तो सोचिए ना। आखिर आप इतनी कठोर क्यों हो रही हो? लगता है एक बार कही गई बात तेरे समझ में नहीं आती लल्ला। इससे पहले कि मैं अपनी कठोरता और बढ़ाऊं, तू चुप होकर चला जा यहाँ से। हम दोनों पोता बहू और दादी सास के बीच में मत आ। रणवीर बेचारा बिट्टी को खाना दे ही नहीं पाता और दिन भर व्रत रखने के कारण बिट्टी बेहोश हो जाती है। फिर वैद्य जी आकर उसे दवाई देकर जाते हैं। अम्मा बाबूजी, देखा ना, आप लोगों की जिद के कारण बिट्टी को कितना कुछ सहना पड़ रहा है। कभी व्रत रखने के लिए कहते हो तो कभी ढेर सारा काम देते हो इसे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि आप दोनों इतने बुरे कैसे हो सकते हो। अगर बिट्टी आपकी बेटी होती तो उसके साथ भी आप दोनों ऐसे ही पेश आते क्या? वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। शांत हो जा रणवीर बेटा, बहुत जबान चलने लगी है इसकी। लगता है तुझे उस दिन की मार कम पड़ गई। और नहीं तो क्या, अपनी हद में रह लल्ला, वरना अगर मैं और बलवंत अपनी हद भूल गए तो बुरे से भी बुरा हाल हो जाएगा। समझ गया ना तू? वो इस घर की बहू है और हम उससे वही सब करा रहे हैं जो एक बहू से कराना चाहिए। रणवीर की बातें कोई नहीं सुनता और वो रात भर जागकर बिट्टी की देखभाल करता है। फिर बिट्टी 2 दिन बाद ठीक हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब वो खिड़की के बाहर बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती है, तभी वो बहुत उदास होती है। मेरे माई बापू की बहुत इच्छा थी कि मैं अच्छे से पढ़ लिख कर एक अफसर बिटिया बनूं, लेकिन अब मैं उनका ये सपना कभी नहीं पूरा कर पाऊंगी। मेरी उम्र के सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलते कूदते हैं, लेकिन एक मैं ही हूँ जो यहाँ पर इस घर में कैद हो गई हूँ। रणवीर बिट्टी की सारी बातें सुन लेता है और उसे भी काफी बुरा लगता है।
बिट्टी, अरे सखा, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए आज? बस काम निपटा लिया जल्दी। और बिट्टी, मैं जानता हूं कि तुम इस घर में कैद हो, लेकिन तुम्हारा ये सखा है ना, ये तुम्हें इस कैद में भी खुश रखेगा। और क्या हुआ अगर तुम स्कूल में पढ़ने नहीं जा सकती? मैं हूं ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। क्या? लेकिन सखा, आप मुझे कैसे पढ़ाओगे? अरे, क्यों नहीं पढ़ा सकता मैं? मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है और मैं तुम्हें रोज कमरे में पढ़ाऊंगा, तो फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है सखा, आपका बहुत बहुत आभार। सच में आप बहुत ही अच्छे और नेकदिल इंसान हो। तुमसे ज्यादा नहीं बिट्टी, अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा भी। और मंदिर के नाम पर छुप छुप कर हम दोनों बाहर घूमने भी जाया करेंगे। अब तो खुश हो ना? हाँ सखा, बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। रणबीर अब रात को चुपके से बिट्टी को पढ़ाने लगता है और घर में मंदिर का बहाना देकर रोज उसे बाहर घुमाने लेकर जाता है। ऐसे ही एक दिन बिट्टी की सहेली वहां से गुजर रही होती है और वो आकर बिट्टी से मिलती है। अरे बिट्टी, तेरी शादी इतनी जल्दी हो गई, ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पाठशाला में हम तुझे बहुत याद करते हैं। हाँ चुंकी, मैं भी तुम सबको बहुत याद करती हूँ, पर अब क्या करूँ, मुझे ना चाहते हुए भी ये शादी करनी पड़ी। तो तू अब यहीं पर रहेगी? और तेरी पढ़ाई का क्या हुआ? तूने पढ़ाई भी छोड़ दी क्या? नहीं चिंकी, मैं केवल पाठशाला में नहीं जाती, लेकिन पढ़ाई मेरी जारी है। मेरी पति जो है ना, वो मुझे पढ़ाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बिट्टी। बलवंत बिट्टी और उसकी सहेली की सारी बातें सुन लेता है और वो बिट्टी के कमरे में जाकर सारी किताबें निकालकर उसे आग लगा देता है। नहीं बाबूजी, ये आपने क्या कर दिया? ये सारी किताबें बिट्टी की थी। अरे मूर्ख लड़के, तुझे 1000 बार समझाया है हमने कि इस लड़की का साथ मत दे। अरे क्यों इसे पढ़ाना लिखाना चाहता है, जब इसे सारी उम्र चूल्हा चौका ही करना है? लल्ला, भूल गया क्या? हमारे में लड़कियां पढ़ा नहीं करती। वो हमेशा अपने पति से एक क्या कोसों कदम दूर रहती है। अब जाने दीजिए ना, बिट्टी तो सारा काम करने के बाद ही पढ़ती है, वो भी हमारे सामने नहीं, बल्कि अपने कमरे में जाकर। अगर उसके पढ़ाई करने से किसी भी काम में दिक्कत नहीं आ रही तो उसे पढ़ने दीजिए ना। अच्छा, तो अब तुम हमें बताओगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हाँ कविता? नहीं जी, मैं तो बस। तू तो अपना मुंह बंद ही रख कविता बहू। और लल्ला तू, बस बहुत हुआ, बहुत साथ दे दिया तूने इस लड़की का। लेकिन आइंदा से अगर तूने चुप चुप कर इसके लिए कुछ भी किया तो देखना, हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। अरे क्या तकलीफ है आप लोगों को? आखिर आप दोनों इस बच्ची के पीछे क्यों लगे हो? आखिर इसने आपका क्या बिगाड़ा है? रणवीर, तू फिर आवाज बढ़ा रहा है। अपनी आवाज नीचे रख। नहीं बाबूजी, आज मुझे बोलने दीजिए। हर बार आप सही नहीं हो सकते और ना ही आप मेरा मुंह बंद कर सकते हैं। अब बस, आज से मैं और बिट्टी इस घर में नहीं रहेंगे। इस लड़की का मेरे साथ बाल विवाह करा के आपने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब ससुराल में भी इसे चैन से जीने नहीं दे रहे। इसीलिए हम अब इस घर में नहीं रहेंगे। चलो बिट्टी। रणवीर, बेटा ऐसा मत कर। लल्ला, तू जानता भी है क्या तू क्या बोल रहा है? हाँ अम्मा, मैं पूरे होश में हूँ और मैं सच में यहाँ से जा रहा हूँ। मेरी नजर में आपके लिए और बाबूजी के लिए बहुत इज्जत थी, लेकिन अब सब खत्म हो गई है। आप दोनों मेरे मन से पूरी तरह उतर चुके हैं। अरे चल दफा हो जा अभी के अभी। मैं भी देखता हूँ कि तू हमारे बगैर बिट्टी के साथ अकेला कैसे रह पाता है। अरे तू तो मेरे कारोबार के सहारे जी रहा था, 2 पैसे जुटा रहा था, लेकिन मेरे सहारे के बिना तू कुछ नहीं कर पाएगा।
ये आपकी गलतफहमी है बाबूजी। अब तक मैं चुप रहा, लेकिन चुप रहने पर आप और अम्मा कुछ ज्यादा ही करने लगे हो और अब पानी मेरे सर के ऊपर जा रहा है। मैं इस बच्ची के साथ और ज्यादा गलत नहीं होने दूंगा। अब आगे बिट्टी और रणबीर के साथ क्या होगा, जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मानवी दिन के 24 घंटे सबसे ज्यादा वक्त रसोई में ही काम करती है। उस वजह से उसे टीवी देखने का मौका ही नहीं मिलता। एक रोज, अरे मानवी बहू, आज के खाने के साथ साथ वो मखाने की खीर और कुट्टू का चिला भी बना देना। आज एकादशी है ना, इसीलिए। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी। और कुछ? नहीं, उतना ही बना। फिर मानवी फटाफट सारे काम निपटाने में जुट जाती। आज बिग बॉस का वीकेंड का वार है और आज सलमान खान भी आने वाला है। मुझे तो जल्दी जल्दी सारा काम निपटाना ही होगा, फिर मैं आराम से टीवी देख पाऊंगी बिना किसी दखल अंदाजी के। फिर मानवी सारा काम खत्म करती। जब हॉल में टीवी देखने आती है, तभी वहां पर उसके सास ससुर दोनों आराम से बैठकर रामायण देख रहे होते। माँ जी, बाबूजी, मुझे इस समय टीवी देखना था। आज सुबह से तो मैंने टीवी की शक्ल भी नहीं देखी, बस दिन भर रसोई में ही पड़ी रहती हूँ। लेकिन बहू, तुझे दिख नहीं रहा क्या? हम दोनों अभी रामायण देख रहे हैं। हाँ बहू, अब तुम जाओ, बाद में अपना कार्यक्रम देख लेना। लेकिन बाबूजी। ओफो बहू, कितनी बेशर्म है तू। अब रामायण जैसा इतना पवित्र कार्यक्रम चल रहा है, उसे कैसे हटाऊं मैं? इसके अलावा कुछ और देखने के लिए शोभा भी देता है क्या? चुपचाप यहाँ पर बैठकर हमारे साथ रामायण देखो। ठीक है। मानवी को हर बार की तरह इस बार भी अपना मनपसंद शो देखने ही नहीं मिलता। घर में अक्सर बस सास या ससुर ही टीवी देखते रहते हैं। मानवी का पति नील तो बहुत ही कम टीवी देखता है। फिर एक दिन, चलो, सारा काम डन हो गया। अब जब माँ जी और बाबूजी को भूख लगेगी, तब गर्मा गर्म फुलके सेक दूंगी। फिलहाल तो टीवी कोई नहीं देख रहा, तो अब तो मैं जमकर टीवी देखूंगी। लेकिन जब मानवी हॉल में आती है, तभी वहाँ पर नील बैठा होता है और वो एक टीवी पर मूवी देख रहा होता है। नील, तुम टीवी क्यों देख रहे हो? वैसे तो तुम्हें टीवी देखना पसंद भी नहीं है, और आज जब मैं देखना चाहती हूँ, तब बराबर आ गए तुम देखने। ओफो मानवी, तुम्हें तो पता ही है ना, मुझे एसआरके कितना पसंद है। उसकी नई फिल्म आई है, वो भी टीवी पर पहली बार। प्लीज देखने दो ना मुझे। लेकिन नील, मुझे देखना था अभी टीवी। मानवी, ये फिल्म जब थिएटर्स में रिलीज हुई थी, तभी तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, जिस कारण 15 से 20 दिनों तक मुझे तुम्हारी सेवा करनी पड़ी थी, और इसीलिए मैं इसे देखने थिएटर भी नहीं जा पाया। अब जब ये मूवी टीवी पर आई है, तो देखने दो ना मुझे चैन से। ठीक है, देखो तुम भी बिल्कुल गैरों की तरह ही निकले। मेरी सेवा की, वही सुनाकर दिखा दिया मुझे। कितने पापी हो तुम। जाओ, मुझे तो तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मानवी बेबी, सुनो तो मेरी बात। ठीक है, मूवी के बाद मनाने आता हूँ, तब तक जितना रूठना है रूठ लो। क्या? आई जस्ट हेट यू नील। जाओ, घुस जाओ टीवी के अंदर। फिर मानवी गुस्सा होकर वहां से अपने कमरे में चली जाती। फिर एक दिन, जब घर में कोई भी नहीं होता, तभी मानवी कुकर में पॉपकॉर्न बनाती है और कोक के साथ हॉल में आ जाती है। आज तो घर पर कोई भी नहीं है, और आज ये घर नहीं, बल्कि मेरा मिनी थिएटर बन चुका है। अब आज तो मैं मस्त पॉपकॉर्न खाते हुए अपनी मनपसंद फिल्में देखूंगी। आज तो बहुत मजा आने वाला है। मानवी जैसे ही टीवी ऑन करती है, वो सिर्फ 2 मिनट ही चलता है और फिर अचानक से लाइट चली जाती है। अरे यार, इस लाइट की तो ऐसी की तैसी। इसे आज के दिन ही जाना था क्या? ये क्या?
सोसाइटी के ग्रुप पर मैसेज, एरिया में कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिस कारण आज पूरा दिन लाइट नहीं रहेगी। अरे नहीं। मानवी बहुत उदास होती है और अब वो ये तय करती है, बस अब बहुत हुआ, अब ये टीवी यहाँ हॉल में नहीं रहेगा, इसे तो मैं रसोई में लगाऊंगी, क्योंकि दिन भर में तो आधे से ज्यादा टाइम में रसोई में ही रहती हूँ और उसी के चक्कर में मैं ठीक से टीवी भी नहीं देख पाती। फिर मानवी टीवी केबल ऑपरेटर को बुलाती है और उससे हॉल का टीवी किचन में शिफ्ट कर देती है। लेकिन जब सास और ससुर दोनों घर आते हैं तब वो टीवी को गायब देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं। हे राम, ये क्या हो गया नील के बाबूजी, हमारा टीवी, हमारी जान चोरी हो गया रे, चोरी हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी। तभी वहां पर मानवी आती। ओफो माँ जी, आप भी ना, ओवर एक्टिंग की दुकान हो सच में। टीवी चोरी नहीं हुआ है, मैंने हॉल की टीवी को किचन में शिफ्ट कर दिया है। आइए दिखाती हूँ मैं आपको। रसोई में टीवी देखकर सरोज और उदय दंग रह जाते हैं। अरे बैल बुद्धि लड़की, तुम्हारे पिताजी ने लगाया था क्या रसोई में टीवी? रसोई भी कोई टीवी लगाने की जगह है क्या? और नहीं तो क्या। अरे तुमने तो अपने लिए रसोई में टीवी लगवा लिया, लेकिन हमारा क्या? हम क्या दिन भर बैठकर दीवारों को देखते रहे क्या? वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन अब ये टीवी यहीं पर रहेगा। बस बहुत हुआ आप सबका। पूरा दिन तो मैं रसोई में ही काम करती हूँ, उसमें ही मेरा दिन चला जाता है, और जब मैं फ्री हो जाती हूँ तब मुझे आप लोग टीवी भी नहीं देखने देते। अरे नालायक लड़की, फिर हम कहाँ देखेंगे टीवी? पड़ोस के घर में या सपनों में? माँ जी बाबूजी, आप दोनों को जब मन करे तब रसोई में चले आना। रसोई थोड़ी ना 7 समुंदर पार है, बस कुछ कदमों की ही तो दूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारी कोई छोटी रसोई है, हमारी रसोई तो काफी बड़ी है, और यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठकर आप दोनों आराम से टीवी देख सकते हो। लेकिन बहू, देखो माँ जी, अब ये मत कहना कि यहाँ पर गर्मी होती है और धुआं भी आता है। इतनी कड़ाके की ठंड में तो रसोई में उल्टा अच्छा ही लगता है, तो आप चैन से बैठकर टीवी देख सकती हो। नहीं बहू, तुम इस टीवी को अभी फिर से हॉल में लगवा दो, हमें बाकी कुछ नहीं पता। हाँ बहू, अरे तू तो अपने ही बारे में सोच रही है, क्योंकि तू तो है ही स्वार्थी। अगर हॉल में टीवी ही नहीं रहेगा तो हम दोनों दिन भर क्या करेंगे? रसोई खाना बनाने के लिए होती है, और यहाँ पर आकर दिन भर टीवी कौन देखेगा, जबकि हमारे पास बैठने के लिए हॉल है। इस टीवी को यहाँ से कोई नहीं हटाने वाला, और आप लोग कोई नहीं होते मुझे इस टीवी के लिए कुछ भी बोलने वाले। ये टीवी वैसे भी मेरे मायके से दहेज में आया है, तो इस पर सबसे ज्यादा हक मेरा ही होता है। अरे कितनी बेशर्म है तू, दहेज में मिली हुई चीज का रोब झाड़ रही है हम पर। तो क्या गलत कहा मैंने? सही तो कहा है। अरे मेरे आने से तो पहले आपके घर में एकदम सादा टीवी था, लेकिन मेरे आने के बाद आपने उसे बेच डाला और मेरा ये दहेज में मिला हुआ टीवी हॉल में लगा दिया। तो अब मैं इसे यहीं पर रखूंगी, और अगर आप लोगों को रसोई में आकर टीवी देखने में कोई दिक्कत है तो आप लोग अपने लिए नया टीवी खरीद लीजिए, लेकिन ये टीवी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। मानवी की ऐसी बातें सुनकर उदय और सरोज हैरान रह जाते हैं। अब मानवी बड़ी ही खुशी से रसोई में काम करते समय टीवी देखने लगती है। वही दूसरी तरफ सरोज और उदय हॉल में बस एक दूसरे की शक्ल ही देखते रहते। फिर वो अपना ये दुखड़ा अपने बेटे नील को बताते हैं। माँ बाबूजी, आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर मानवी से बात करता हूँ। फिर नील रसोई में आता है। तभी टीवी देखने में मगन मानवी का काम करते करते अचानक से हाथ जलने से बच जाता है। हाँ मानवी, ध्यान रखो ना, अभी तुम्हारा हाथ जल जाता। और किसने कहा है तुम्हें ये टीवी यहाँ पर रखने के लिए? अब देखो, तुम्हारे रसोई में टीवी लगाने से तुम्हें ही सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, और वहाँ बाहर माँ और बाबूजी भी बोर हो रहे हैं।
प्लीज ये टीवी हॉल में लगा दो ना मानवी, प्लीज मानवी, माँ और बाबूजी के लिए। नहीं नील, मैं ये टीवी बाहर नहीं लगाऊंगी। ये मेरे मायके से आया हुआ टीवी है और इसे मैं बाथरूम में लगाऊं या बरामदे में, मेरी मर्जी। अगर तुम्हें अपने माँ और बाबूजी की इतनी ही पड़ी है तो जाओ, खुद उन्हें नया टीवी खरीद कर दे दो। बीवी की तो तुम्हें कुछ भी नहीं पड़ी, बेवफा के ही के। मानवी नील की बात भी नहीं सुनती और दिन रात टीवी देखते देखते मानवी अब छोटे मोटे काम यूं ही बिगाड़ने लगती है। फिर एक दिन जब वो अपने ससुर के लिए खिचड़ी बना रही होती है, तभी टीवी देखने के चक्कर में उससे जरूरत से ज्यादा मिर्च पाउडर डल जाती है और उसे इस बात की खबर भी नहीं होती। फिर बाद में जब उदय वो खिचड़ी खाता है तभी पानी, सरोज पानी लाओ। हे भगवान, ये लीजिए जी, पानी पीजिए। उस तीखी खिचड़ी के कारण उदय एक हफ्ते तक बीमार रहता है। देखा बहू, ये है तुम्हारे रसोई में टीवी लगाने का नतीजा। तुम्हारे बाबूजी की क्या हालत हो गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, वो टीवी देखते देखते गलती से ज्यादा ही मिर्च पाउडर डल गई। मैंने जानबूझकर नहीं किया। बहू, अगर तुम्हारा पूरा ध्यान खिचड़ी में होता तो ऐसा होता ही नहीं। जब से तुमने रसोई में टीवी लगाया है तब से छोटी मोटी गलतियां कर रही हो तुम। अरे भगवान ना करे कि यह छोटी गलती एक दिन किसी बड़ी गलती का रूप ले ले। और इसी वजह से हम तुमसे कह रहे थे कि रसोई में टीवी मत रखो। हाँ बहू, हम मानते हैं कि तुम्हें टीवी देखने को नहीं मिलता, तो अब से तुम्हें जब जब टीवी देखना होगा तब हम तुम्हें टीवी देखने देंगे। बस तुम रसोई से टीवी हटवा दो। ठीक है माँ जी, मैं ये टीवी हॉल में लगाने के लिए तैयार हूँ और मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आप लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा। फिर अंत में टीवी रसोई से हटवाकर फिर से हॉल में लगाया जाता है और उस दिन के बाद से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती और मानवी भी अपने टीवी शोज टाइम पर देखने लगती है। मिहिका अपनी दो ननद खुशी और अग्नि के साथ रहती है। खुशी एक बहुत ही गुणी और अच्छे स्वभाव की लड़की होती है, वही दूसरी तरफ अग्नि अपने नाम की तरह हर वक्त गुस्से से गर्म तवे की तरह तपी हुई होती है। एक दिन की बात है, जब मिहिका की तबीयत खराब होती है तभी उसे घर के कामों में खुशी मदद करने लगती है। मिहिका भाभी, बैठे बैठे आप कपड़ों की घड़ी कर दो, मैं छज्जे की सफाई कर देती हूँ। नहीं खुशी, मैं कर दूंगी। भाभी, आप मेरी बात मानिए, मैं कर दूंगी ना। आप जाइए, आराम से बैठकर कपड़ों की घड़ी कीजिए। थैंक यू खुशी, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं भाभी। जहाँ एक तरफ खुशी अपनी भाभी की इतनी मदद कर रही होती है, वही दूसरी तरफ अग्नि आराम से सोफे पर पैर पसारकर टीवी देखते हुए पॉपकॉर्न खा रही होती है। और यही देखकर उसकी माँ मंजरी गुस्सा हो जाती है। अरे निकम्मी लड़की, वहां पर खुशी मिहिका की कितनी मदद कर रही है और तू यहाँ पर निर्लज्ज की तरह बैठे हुए आराम फरमा रही है। ऐसा नहीं कि अपनी बीमार भाभी की तनिक मदद कर दे, बाकी किसी चीज में नहीं, लेकिन बेशर्मी में तो तूने महारत हासिल की है। देखो मम्मी, जब मिहिका भाभी को खुशी से ही मदद लेनी है तो उन दोनों के बीच में मैं अपनी टांग क्यों अड़ाऊं। और वैसे भी उनकी चहेती ननद तो खुशी ही है, मैं थोड़ी हूँ। अरे नालायक लड़की, उसने खुशी से भी मदद नहीं मांगी है, खुशी तो खुद से गई है उसकी मदद करने। वैसे गुण तुझमें थोड़ी ना है। पता नहीं किस पर गई है तू, नास पीटी कही की। बस ठूसने और शाइनिंग मारने को आता है तुझे, और कुछ नहीं आता। कुछ सीख अपनी बहन से। इतना कहकर मंजरी वहां से चली जाती है। जब देखो तब सुनाती रहती है मम्मी, बहुत तरफदारी करती हो ना उस खुशी की। अब देखो मैं कैसे उसके काम बिगाड़ती हूँ और उसे सबसे डांट पड़वाती हूँ।
आज अगर इस खुशी की क्लास नहीं लगवाई तो मेरा नाम भी अग्नि नहीं। फिर अग्नि चुपके से रसोई में जाती है और वो खुशी ने बनाए हुए खाने में ढेर सारी मिर्च डाल देती है। लेकिन तभी वहां पर मिहिका आ जाती है और वो उसे रोक लेती है। अग्नि, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे इतनी मिर्च क्यों डाल रही थी? शायद मैं जानती हूँ, ताकि सबको तीखा लगे और डांट खुशी को पड़े। क्यों, सही कहा ना मैंने? वो मैं, हे भगवान, अरे अगर कुछ काम नहीं कर सकती तो उसे बिगाड़ा भी मत कर चुड़ैल। कितनी बार समझाया है तुझे मैंने। अरे अग्नि, कभी तो कुछ अच्छा कर लिया करो। इतनी बुराई क्यों भर रखी है तुमने अपने मन में? काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। चल अब जा यहाँ से और अपना काम कर, बेवकूफ लड़की। पहले तो अग्नि खुशी पर ही गुस्सा थी, लेकिन अब वो मिहिका पर भी गुस्सा हो जाती है और वो अब उन दोनों को सबक सिखाने का तय करती है। फिर एक दिन, कान खोलकर सुन ले मेरी बात। अगर इस बार भी तुझे कम मार्क्स आए तो देखना, तेरी कॉलेज ही बंद कर देंगे हम। खुशी हर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाती है, तो फिर तू क्यों नहीं ला सकती? अब ज्यादा मत सुना, लाऊंगी मैं अच्छे मार्क्स। अब जाओ यहाँ से। फिर उस रात खुशी अग्नि के कमरे में आती है। अग्नि, मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में। तुम भी उन्हें नोट कर लो ताकि पढ़ने में आसानी होगी। नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे इम्पोर्टेंट टॉपिक की। मैं कर लूंगी अपनी पढ़ाई। तुम निकलो यहाँ से। ज्यादा अच्छाई की मूर्त बनने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? लेकिन अग्नि, मैं तो तुम्हें, आई सेड गेट आउट। फिर अग्नि खुशी के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। इस खुशी और मिहिका भाभी को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। इसकी हॉल टिकट भाभी के पास है ना, उसे तो मैं गायब कर देती हूँ। फिर आएगा असली मजा। फिर अग्नि चुपके से मिहिका के कमरे में जाकर खुशी के एग्जाम हॉल टिकट चुरा लेती है और जब अगली सुबह एग्जाम जाने से पहले हॉल टिकट नहीं मिलती, तभी सभी लोग परेशान हो जाते हैं। हे राम, मिहिका बहू, तुझे ध्यान देना चाहिए था ना। जाने दीजिए माँ, अब भूल किससे नहीं होती। लेकिन भाभी, अब मैं क्या करूँ? कुछ सॉल्यूशन दीजिए ना। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा खुशी कि हम क्या करें। तभी मिहिका की नजर अग्नि के पास चली जाती है, जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर मन ही मन हंसते हुए नाश्ता करती है। लगता है ये सारा किया धरा अग्नि का ही है, इसीलिए इसके मन में इतने लड्डू फूट रहे हैं। फिर मिहिका फौरन अग्नि के कमरे में चली जाती है और वहां से हॉल टिकट लाकर उसे सबको दिखाती है। ओ तेरी, ये आपको कैसे मिला? तुम्हें क्या लगता है अग्नि, तुम चालाक हो? अरे मुझे समझ आ गया था कि ये कांड तुमने ही किया है। और तुम अपने कमरे में चीजें कहाँ छुपाती हो वो तो हम सबको पता है। अरे अब तो सुधर जा घनचक्कर लड़की है, तुझे क्यों समझ में नहीं आता? अपनी इन घटिया हरकतों की वजह से सबकी नाक में दम करके रखा है तूने। अरे अपनी ही बहन और भाभी से दुश्मनी कौन पालता है? आगे जाकर क्या करेगी क्या पता। अरे तूने जितनी मेहनत मेरा हॉल टिकट गायब करने में की है, उतनी ही मेहनत अगर पढ़ाई पे कर लेती तो वो तेरे ही काम आ जाती। एक खुशी की बच्ची, तू तो अपना मुंह बंद ही रख। अग्नि, अपनी बहन से ऐसे बात मत करो, वरना तेरी अच्छे से खबर लूंगी मैं, समझी ना तू? फिर थोड़े दिनों बाद मंजरी का जन्मदिन होता है, जिसके लिए मिहिका और खुशी दोनों तोहफे की प्लानिंग करने लगते हैं। मिहिका भाभी, आप इस बार माँ को जन्मदिन पर क्या देने वाले हो? मैं सोच रही हूँ कि उनकी पसंद की वो बनारसी साड़ी दे दूं, जो हाल ही में माधुरी दीक्षित ने एक इवेंट में पहनी थी। वो साड़ी माँ जी को भी बहुत पसंद आई थी।
अरे वाह, क्या बात है भाभी। आपका तोहफा देखकर तो माँ बहुत खुश हो जाएगी। उम्मीद तो यही है खुशी। वैसे तुम क्या देने वाली हो माँ जी को? भाभी, मैं इस बार अपने हाथों से माँ को उनकी पेंटिंग बना कर दूंगी, जो वो अपने कमरे में फ्रेम करके रखेगी। अरे वाह, ये तोहफा तो माँ जी को बहुत पसंद आएगा। मिहिका और खुशी की सारी बातें अग्नि चुपके से सुन लेती है और वो तय करती है, अब देखना तुम दोनों कि मैं कैसे तुम दोनों के तोहफे बिगाड़ूंगी। और जब वो बिगड़े हुए तोहफे मम्मी देखेगी, तभी गुस्सा होकर वो तुम दोनों की अच्छी क्लास लेगी। मिहिका अपने तोहफे की पैकिंग करती है, वही दूसरी तरफ खुशी अपने हाथों से दिन रात जागकर मंजरी की पेंटिंग बनाती है। लेकिन जन्मदिन के एक रात पहले अग्नि चुपके से खुशी के कमरे में जाती है। अब ये माँ की पेंटिंग बदली जाएगी इस चुड़ैल की पेंटिंग से। और सेम ऐसे ही मैं भाभी का तोहफा भी बदल दूंगी। उस बॉक्स में से साड़ी निकालकर मैं उसमें कचरा भर दूंगी। चुड़ैल की पेंटिंग और कचरे वाला तोहफा, ये देखकर तो मम्मी का पारा हाई हो जाएगा। फिर अगले दिन, जन्मदिन मुबारक हो माँ जी, हमेशा खुश रहिए। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं माँ। ये तोहफा आपके लिए, आपकी पेंटिंग बनाई है मैंने, खोलकर देखिए तो। और ये तोहफा मेरी तरफ से माँ जी। धन्यवाद मिहिका बहू, धन्यवाद खुशी बिटिया। लेकिन जब मंजरी उन तोहफों को खोलती है, तब कचरा और चुड़ैल की पेंटिंग देखकर मंजरी बहुत गुस्सा हो जाती है। ये सब क्या है? तुम दोनों ने मेरा मजाक उड़ाने के लिए ये सब किया? अरे इतनी नीचे कैसे गिर सकती हो तुम दोनों? मुझे तुम दोनों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। बाप रे, भाभी, खुशी, अरे वैसे तो तुम दोनों बड़ी अच्छी बनती हो, लेकिन आज के इस स्पेशल दिन पर माँ का दिल क्यों दुखाया तुम दोनों ने? इतना गंदा काम करके क्या मिला तुम्हें? लेकिन माँ जी, ये सब हमने नहीं किया है, हमारा विश्वास कीजिए। मैंने तो आपके लिए साड़ी लाई थी। हाँ माँ, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अरे मैंने भी आपके लिए रात भर जागकर आपकी एकदम सुंदर सी पेंटिंग बनाई थी, लेकिन ये कैसे हुआ क्या पता। झूठ मत बोलो अब। मम्मी, इन दोनों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये दोनों भी आपको बेवकूफ बना रही है, तो फिर क्या तुझ पर भरोसा करूं क्या? तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊं, यही चाहती है ना तू? क्यों, सही कहा ना मैंने? मतलब ये आप क्या कह रही हो मम्मी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे तुझे क्या लगा कि इस बार भी तू बाजी जीत जाएगी? अरे मूर्ख लड़की, एक ही घर में रहकर तू चाले चलेगी तो क्या किसी को पता नहीं चलेगा क्या? अरे तोहफों की अदला बदली करते हुए मैंने कल रात को ही तुझे देख लिया था कि कैसे तूने खुशी की पेंटिंग बदली और मिहिका के गिफ्ट में जाकर कचरा डाल दिया। क्या? इसका मतलब ये सब अग्नि ने किया है? छी अग्नि, अरे अपने मकसद को पूरा करने के लिए तुमने तो अपनी ही माँ का दिल दुखाया है। अरे कितनी बुरी हो तुम। अग्नि का पर्दाफाश हो चुका था और जिस वजह से वो बहुत डर जाती है। बस बहुत हुआ अब ये इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। निकल यहाँ से, अभी के अभी निकल। फिर मंजरी अग्नि का हाथ पकड़ती है। नहीं मम्मी, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। तुझे कई बार समझा लिया, लेकिन तू अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आने वाली। भाभी, खुशी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं आज के बाद सच में ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझे सुधरने के लिए एक मौका दे दो बस। प्लीज भाभी, प्लीज खुशी, अपनी बहन को माफ कर दे। जाने दीजिए इसे माँ जी। अब जब ये माफी मांग रही है तो इसे एक आखिरी मौका देते हैं। हाँ माँ,
माफ कर दो इसे। फिर मिहिका और खुशी के कहने पर मंजरी अग्नि को एक आखिरी मौका देती है, जिसके बाद अग्नि सुधर जाती है और सबके साथ प्यार से पेश आती है।